हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी ना। चलिए आ जाइए जल्दी, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है, जैसा कि आप सबको पता है। मैंने आपको दोपहर में कल किया था, है ना। तो गुड इवनिंग जो है, गुड इवनिंग डिटेल, गुड इवनिंग वाला प्लीज, गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग करिश्मा राजपूत। तो जैसा कि आप सबको पता है 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का आपके पास समय होगा और आपको समय पर आंसर भी देना होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसके बारे में आपका जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, और फर्स्ट यूनिट के ये सारे क्वेश्चन होंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और फिर बताइए। तो जो है बारिश तो नहीं हो रही है, देखिए अब आवाज क्लियर है ना। वॉइस वीडियो पीपीटी सभी को क्लियर है ना। नहीं, ओके, चलिए थैंक यू। अब जो भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसके लिए 30 सेकंड का समय दिया था हमने। समय तो समाप्त हो चुका है, लेकिन हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। करिश्मा बी, विपिन बी, भैया बी। चलिए देख लेते हैं। जर्मी बेंथम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह नैतिकता के सिद्धांत के बड़े समर्थक थे। ऐसा तो नहीं है। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों इन सिद्धांतों का अवास्तविक अधिकारों के रूप में खारिज किया है। बिल्कुल सही जवाब है आपका सबका बी। वह लॉर्ड एम्पायर के लेखक है, बिल्कुल गलत है। उनका मानना था कि मनुष्य के सभी अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य पर निर्भर नहीं है। ऐसा कर, यस वेरी गुड, ऑप्शन बी सही है। चलिए, तो इसका मतलब आज आप लोगों ने पढ़ा है ना, राइट। चलिए अच्छा है, कम से कम पढ़ा तो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस विचारक ने न्याय का सबसे पहला विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर प्रेजेंटेड द अर्लीस्ट डिटेल अकाउंट ऑफ जस्टिस। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। विपिन ए, जया ए, गुड इवनिंग मुनिया ए। और कोई, सभी लोग जल्दी से दीजिए आंसर, है ना, समय समाप्त हो चुका है। चलिए वेरी गुड। अच्छा, अरिस्टोटल ने न्याय के बारे में बताया था। तो अरिस्टोटल के अनुसार न्याय कैसा था, चलिए बताइए। कैसा था अरिस्टोटल के बारे में, न्याय के बारे में बताइए थोड़ा आप लोग, अगर आप लोग ये है। प्लेटो के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या कहा था। सबसे पहले न्याय के बारे में क्या कहा था प्लेटो ने। वेरी गुड करिश्मा, दी ऑप्शन सही है। चलिए बताइए, आप लोग अरिस्टोटल के बारे में बता रहे हैं तो अरिस्टोटल के बारे में बताइए न्याय क्या था। और जो भी प्लेटो के बारे में बता रहे हैं वो भी बताइए प्लेटो के बारे में न्याय क्या था। चलिए आंसर कीजिए। नहीं है पता। चलिए मैं बताता हूँ आपको। प्लेटो ने क्या बताया था, वन मैन वन वर्क के बारे में बात करते हैं। देखिए आंसर
जब नहीं आता है तो जल्दी से बताइएगा ताकि समय खराब ना हो। ओके, तो वन मैन वन वर्क, एक व्यक्ति एक काम। अरस्तु, व्यक्ति को न्याय कैसा होगा? समाज में जैसा उसका स्तर होगा उस हिसाब से उसे न्याय दिया जाएगा। अगर नौकर है तो नौकर, या मान लीजिए कोई दबा कुचले वर्ग का व्यक्ति है और उसने कोई चोरी की है तो उसको दंड ज़्यादा दिया जाएगा, और कोई उच्च स्तर का व्यक्ति है उसने चोरी की है तो उसको कम दिया जाएगा। अर्थात समाज में जिसका जैसा योगदान होगा उस हिसाब से उसे दंड दिया जाएगा। जॉन रॉल्स के बारे में आप लोग जानते हैं, अज्ञानता का पर्दा, जॉन ऑफ इग्नोरेंस। ओके, मैकियावेली, ऐसा ये मॉडर्न मॉडर्न एज से संबंधित है, तो इनके बारे में आपको न्याय से कोई रिलेशन नहीं है। अरस्तु, प्लेटो एंड जॉन रॉल्स, इनके बारे में, तीनों का न्याय के बारे में उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में चर्चा करनी है। तो प्लेटो अपने न्याय के बारे में क्या कहते हैं? वन मैन वन मैन, जो किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसको जो काम सौंपा गया वो करेगा। जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य और राजा, शासक। ओके, अगला क्वेश्चन, बार्कर थ्योरी ऑफ राइट। बार्कर का आदर्शवाद की प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह क्या था? चलिए आंसर कीजिए। आंसर कीजिए भाई। किसी को नहीं पता है आंसर? समय होता जा रहा है, राधे राधे गुड्डू, तो आंसर जल्दी कीजिए, है ना, क्योंकि समय होता है और फिर आप लोग आंसर जल्दी से करते हैं। जल्दी। ओके, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड, बी ऑप्शन सही है। तो ये तुक्का लगा होगा अधिकतर, है ना, वैसे तो आप लोगों को पता नहीं है। चलिए फिलहाल पता भी होगा आप लोगों को, है ना। पहला, राज्य नामक प्रत्येक राजनीतिक संगठन का अंतिम उद्देश्य यह देखना है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व के विकास का पर्याप्त गुंजाइश मिले। ओके, दूसरा है, पहला, थ्योरी ऑफ राइट में बार्कर का आदर्शवाद के प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह है, और इनके अनुसार इसने स्वीकार किया है कि बुजुर्ग समाज में अधिकारों की संख्या बढ़ाने का प्रयास सदैव किया जाता है, और वास्तव में ऐसा किया भी जा सकता है। तो बुजुर्ग समाज में ऐसा नहीं होता है, ये उन्होंने उनकी थ्योरी संबंधित नहीं है, ये गलत हुआ। और फोर है आपका, इस पर गुड्डू क्लियर है, अभी जोया ने बताया क्लियर है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य, अधिकार और व्यक्ति सभी का एक उद्देश्य होता है। पहले दो उद्देश्य व्यक्ति को और उसके उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। ओके, सभी को क्लियर है? बैकग्राउंड में कोई ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही है? इसलिए मैं भी चेक करता हूँ। ज्यादा आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज तो आ रही है ना। चलिए मैनेज हो जाएगा, है ना, मैनेज कर लीजिएगा। ओके, ज्यादा आवाज नहीं है, पर्याप्त है आवाज, ठीक है, आवाज लेकिन सुनाई दे रही है ना। डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सकारात्मक समानता की अवधारणा से जुड़ा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव इक्वालिटी के बारे में कौन सा चिंतन है, बात करता है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड, ए हमारा सभी इसका मतलब सभी लोग पढ़ के आए हैं ना। चलिए वेरी, ये तो पता ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजनीति विज्ञान को सत्ता को आकार देने और साझा करने का अध्ययन के रूप में कौन परिभाषित करता है? राजनीति विज्ञान को सत्ता को आकार देने और साझा करने का अध्ययन के रूप में कौन परिभाषित करता है? चलिए आंसर कीजिए।
हमारा समाप्त हो गया, डी आ गया। तो देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन ए, हेरोल्ड लॉसवेल एंड अब्राहम कैपलान। ओके, याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर फ्रीडम के बारे में कौन कहता है, और फोर फ्रीडम में कौन कौन सी फ्रीडम के बारे में आप लोगों ने जब कॉन्सेप्ट में हमने फ्रीडम पढ़ाया होगा क्या पढ़ाया है, रूजवेल्ट के फोर फ्रीडम में कौन कौन है, चलिए बताइए। जो या किसके इसके बारे में नहीं पढ़ा है? राजनीति विज्ञान सत्ता को आकार देना और साझा करने का अध्ययन के रूप में कौन परिभाषित करता है? जब पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग में पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया है, ठीक है। और नहीं पढ़ा हुआ तो यहाँ सीधी सी बात इतना ही आप नोट कर लीजिएगा। ओके, क्या नोट करना है आपको सिर्फ इतना कि राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को सत्ता को आकार देने और साझा करने के अध्ययन के रूप कौन परिभाषित करता है? तो एच लॉसवेल एंड अब्राहम कैपलान। ओके, चलिए अब ये बताइए रूजवेल्ट के अनुसार फोर फ्रीडम कौन है? चलिए आंसर कीजिए। गुड्डू, इसमें हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। मैं बता देता हूँ आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की, वर्ड से पूजा करने की, फियर डर की, वांट चाहने की चाहत, और चॉइस चुनने की, दिल इच्छा की। तो इनमें से कौन सी है? फोर फ्रीडम में उनके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ई और एफ। तो चुनने की एवं इच्छा की। ओके, ये फ्रीडम वाले मैंने ई कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। वहाँ जो भी फिल्टर दिए हैं, बुक हमने दिए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट? उपयोगितावाद विचारधारा के संस्थापक कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। जो या पहले कीजिएगा, 19 या 20 होंगे। ओके, चलिए आंसर कीजिए। आंसर किसी का नहीं आया। ऑप्शन बी है जर्मी बैंथम। ओके, तो उपयोगितावाद के बारे में जर्मी बैंथम क्या कहते हैं, चलिए बताइए। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, हम तो देखें। अच्छा, जेएस मिल किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, बताइए। ओके करेक्ट, आंसर कर दिया, चलिए वेरी गुड। ओके, मैंने ही नहीं लिखा है ना। ओके बिल्कुल, चलिए बताइए। जर्मी बैंथम किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं? ये जो है क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आया। जर्मी बैंथम भी उपयोगितावादी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लिबर्टी से संबंधित है, लेकिन जाते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की ओर, ये बढ़ जाते हैं। ओके,
जे जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, ये सब आपको याद रखने हैं। ओके, उपयोगितावाद की है। ओके, याद रखिए। हाँ, बेंथम और जर्मी जेएस में दोनों उपयोगितावादी चिंतन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नारीवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जय श्री कृष्णा करिश्मा। चलिए आंसर कीजिए। समय समाप्त हो चुका है और आंसर किसी का नहीं है ना? आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बी ऑप्शन सही है। अमेरिका महिला मतदान करने वाला पहला देश था, तो ऐसा नहीं है। अब आपको याद रखना है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। कौन सा देश जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश बनता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो नारीवाद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, फेमिनिज्म के बारे में, और शायद फर्स्ट यूनिट में नहीं पढ़ाया, राइट? फर्स्ट यूनिट में 3-4 टॉपिक नहीं हुए, फेमिनिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्न, ये सारे नहीं हुए ना, तो इनको भी हम लोग करा देंगे। ओके, ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ते। किसने प्रतिसत्तात्मक या प्रतिसत्ता पैट्रियार्की को सभी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं में चलने वाले सामाजिक सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है? चलिए बताइए। ए भी है, बी भी है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी, कैट मिले। ये शायद आप लोगों ने नारीवादी में नहीं पढ़ा है, तो हम पढ़ाएंगे, तो हम लोग कर देते हैं। ओके, कैट मिले के बारे में याद, सोशल कंटेंट। ओके, सामाजिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नव उदारवाद का तात्पर्य क्या है? इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 गलत है, तो इनमें से सही जो है उनको हमें चुनना है, वो आपको चुनिएगा। नए उदारवाद, नव उदारवाद का तात्पर्य 1960 के दशक के प्रारंभ हुआ आर्थिक उदारवाद के पुनरुत्थान से। यह एक कृति क्रांतिकारी है या शास्त्रीय उदारवाद का अध्ययन संस्करण है, या नव उदारवाद के स्रोत एम ऑक्सफोर्ड, चार्ल्स टेलर, अन्ना हैम से निकले। वॉइस करिश्मा सभी को क्लियर नहीं होगी क्योंकि हल्की बारिश होने की वॉइस आ रही होगी आपको। ओके, क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले जो माइक और साउंड वाले 2 पोर्ट होते हैं, मैंने साउंड वाले पोर्ट में उसे इनपुट कर दिया था, तो इस वजह से थोड़ी बारिश जैसी आवाज़ आ रही है, और उसे क्लियर करने के लिए मुझे दोबारा से क्लास स्टार्ट करनी पड़ती, इसलिए मैंने नहीं किया। तो चलिए, बी सी ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन बी सही है, वेरी गुड, इनका बी ऑप्शन है। तो सेकेंड एंड थर्ड, मैंने कहा था थिंकर को याद करना। ओके, अन्ना रेंट उदारवादी है? बिल्कुल नहीं है। चार्ल्स टेलर नौ उदारवादी है। एम ऑक्सफोर्ड, ये चीज़ें आपको याद है। अगला आता है 19वीं सदी में कुछ स्टेटमेंट है लिबरलिज्म के बारे में, उदारवाद के बारे में, तो उनके बारे में आपको जो नॉट ट्रू, जो गलत है, उनको चुनना है। ओके, तो 19वीं सदी में शास्त्रीय उदारवाद का प्रमुख वैचारिक प्रतिबल रूढ़िवाद था, या उदारवाद के मुख्य मूल व्यक्तिवाद, तर्कवाद, स्वतंत्रता, न्याय और सहिष्णुता है। तो आप अपने जिले हैं।
अहस्तित्व पूंजीवाद को नए उदारवादियों ने अस्वीकार कर दिया, या उदारवाद अच्छे पर अधिकार को प्राप्त कर देते हैं। चलिए आंसर कीजिए। समय समाप्त हो चुका है, डी आया है ना। देखिए डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ अवर। उदारवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? कोई नहीं, है ना। उदारवाद लिबरलिज्म मैंने पढ़ाया है आपको, फर्स्ट ईयर में, उसे पढ़िएगा, ठीक। अगला है कुछ सोसाइटीज है और टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ सोसाइटी जैसे प्रिज्मेटिक है ना, कम्युनिज्म, एशियन सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, है ना, सामंतवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये जो सोसाइटीज हैं इनका मतलब ये, इन सोसाइटियों में किन किन दो वर्गों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष होता है, तो वो आपको यहाँ चूज करना है। ओके, प्रिज्मेटिक कम्युनिज्म और एशियन सोसाइटी स्लेवरी जहाँ दास रहते थे, फ्यूडलिज्म, और अगला है आपका फ्यूडलिज्म सामंतवाद, और कैपिटलिज्म पूंजीवाद। तो यहाँ अगर आपको एक दो पता है तो आप कर सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए। तो समय समाप्त हो गया। आंसर सभी दे चुके हैं क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा अब आ रहा है। ऑप्शन डी सही है इसका। क्यों सही है ये चीज ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा। अगर क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे ऐसे कंफ्यूज करता है। कैपिटलिज्म में किन दो वर्गों के बीच झगड़ा था? ओके, कैपिटलिज्म अर्थात पूंजीवाद सॉरी, पूंजीवाद के बीच किन दोनों वर्गों के बीच झगड़ा था? बुर्जुआस एंड प्रूलेट, अर्थात पूंजीवाद और मजदूर श्रीमंत। तो अब आपको डी का अगर थ्री कहीं दिख रहा है, कैपिटलिज्म के बारे में बताएं, तो डी का थ्री इसमें नहीं है, इसे एलिमिनेट कर दिया, इसे एलिमिनेट कर दिया। अब ये दोनों बचते हैं, सी एल। अगला आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है? सामंतवाद, जहाँ लैंडलॉर्ड्स होंगे और सर्फ होंगे, मतलब जमींदार होंगे और उन पर काम करने वाले श्रमिक होंगे। तो ये यहाँ आ गया, आ गया। सी का वन, सी का वन कहीं है, ये भी क्या हो गया, एलिमेंट। अब आता है, अगर आपको इन दोनों में से कोई पता नहीं है, एशियन सोसाइटी स्लेवरी जहाँ दास होते थे, तो दास के बीच क्या होता था? बिटवीन मास्टर मालिक होता था और एक गुलाम होता था, तो ये इससे मिल गया। प्रिमेटिव सोसाइटी, ये किससे कॉन्फ्लिक्ट विद मटेरियल्स, अर्थात जो वस्तुएं हैं, जो सोर्स है, उनमें झगड़ा होता है। ओके, तो ऐसे हमें चूज करना है आंसर। यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके वेरी गुड। आगे, निजी संपत्ति पर मार्क्स के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मार्क्स ने निजी संपत्ति को न्यूलन की वकालत की, या निजी संपत्ति को औद्योगिक वर्ग की संपत्ति के रूप में, तो क्या कहा मार्क्स ने, उसके बारे में हम लोगों को सही आंसर सुनना है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। विपिन, थोड़ी बारिश होने की आवाज आ रही होगी, है ना। मैंने आपको बताया है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने किसी का पोस्ट किसी को लगा दिया ऐसे वजह से, ठीक है। चलिए आंसर डी आया, और किसी का? ऑप्शन डी सही है, वेरी गुड। डी में क्या है? पहला और दूसरा, तीसरा, ठीक। कार्ल मार्क्स ने निजी संपत्ति के उन्मूलन की वकालत की,
बिल्कुल सही है। वह निजी संपत्ति को औद्योगिक वर्ग की संपत्ति के रूप में संदर्भित करता है। ये गलत है। निजी संपत्ति को औद्योगिक वर्ग की संपत्ति के रूप में संदर्भित करता है, बिल्कुल नहीं करता। निजी संपत्ति का उन्मूलन की वकालत मतलब खत्म करने की बात करते हैं। साम्यवाद की स्थापना के लिए निजी संपत्ति का उन्मूलन आवश्यक है। कम्युनिज्म को लाने के लिए निजी संपत्ति की बात आएगी, ये वो कहते हैं। उन्होंने सभी प्रकार की निजी संपत्तियों को खत्म करने की वकालत की, बिल्कुल नहीं की। ओके, अगला है सार्वजनिक नीति के रूप में बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने वाला पहला देश कौन था। देश का नाम भी अच्छा है और जहाँ कई लोग, कई संस्कृति के लोग रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, है ना। चलिए आंसर कीजिए। आपकी यार मॉर्निंग क्लास नहीं हुई ना, बहुत तेज दुकान था और अभी भी है, लेकिन हमने कहा शाम की क्लास कर लेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता जब तक आप लोगों के कुछ कमेंट ना देते हैं ना। सॉरी, बी ऑप्शन सही है। ओके, कनाडा। यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए का सीधा सा आपको पता होना चाहिए, यूएसए में क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट में तो ये विवाद चलता ही रहता है ना, तो यूएसए में हो ही नहीं सकता। भारत में भी नहीं हो सकता, होता है लेकिन है नहीं अपने यहाँ उस हिसाब से। कनाडा में क्या है, बहुसंस्कृति वाला देश है, पंजाबी है कनाडा। सॉरी, कनाडा में क्या है, पंजाबी लोग हैं, वो अपनी जो पगड़ी होती है ना वो बांधते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके कल्चर के हिसाब से वो ड्राइविंग करते समय हेलमेट नहीं पहन सकते क्योंकि वो पगड़ी उतारना पड़ेगी, राइट। यहाँ वहाँ ये चीज़ है कि पंजाबियों को हेलमेट ना लगाने की छूट है, तो वो हेलमेट नहीं लगा सकते। ओके, और अमेरिका में तो हो ही नहीं सकता, ब्लैक एंड व्हाइट में आंदोलन चल रही रहते हैं, है ना। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का सिद्धांत क्या बताता है। इसके बारे में आपको एक असेसन और एक रीजन दिया है, उनके बारे में आपको आंसर बताना। चलिए बताइए। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का सिद्धांत बताता है कि वैश्विक कॉमन्स अपरिहार्य मतलब आवश्यक गिरावट के अधीन होते हैं और व्यक्ति, व्यवसाय और राज्य सामूहिक के पहले स्वार्थ को महत्व देते हैं। गुड्डू, इसमें पोल स्टार्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं पहले टीवी से बात करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो कर देंगे, है ना। पोल नहीं आता गुड्डू से। कोई बात नहीं, लेकिन अपना याद रखिएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन मैंने सही किए है ना। आपकी ईमानदारी आपके भी हाथ में रहती है। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिए भाई, अभी आ गया। चलिए ए ऑप्शन सही है। ओके, याद रखिएगा ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इसका सिद्धांत जो है वो वैश्विक कॉमन्स अपरिहार्य गिरावट के अधीन होता है। मतलब जो लोग अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामूहिक हित से पहले क्या करते हैं, सामूहिक हित से पहले हम लोग क्या सोचते हैं, स्वयं के हित के, स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जब हर देश अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, जब गिरावट होती है कहीं भी, तो क्या होता है, सब लोग अपने हित के बारे में सोचते हैं, दूसरा जाए। जैसे कोविड के टाइम क्या हुआ था, अधिकतर देशों ने अपने स्वयं के हित में सोचा था, तभी तो लॉकडाउन लगाया था कि हमारे देश में कोरोना ना हो, राइट। लेकिन जब सब जगह फैल गया, सभी लोग समान हो गए, तब सार्वजनिक हित की बात कौन कर रहा, भारत देश, राइट। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक या दार्शनिक उत्तर आधुनिकवाद से संबंधित है, सॉरी संबंधित नहीं है। तो ये आपको शायद नहीं होगा पता, लेकिन हम आपको हो सकता है कल या उसके अगले दिन मुझको करा देंगे हम आपको। तो यह बताइएगा, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित नहीं, कौन सा ऐसा विचार है। अगर आप लोगों ने फेमिनिस्ट थिंकरों के बारे में पढ़ा है, मैंने तो अभी नहीं पढ़ा है, जब आप पढ़ा होगा तब आपको पता है। चलिए बताइए। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, सारे हैं लेकिन एक नहीं है, एक कौन सा नहीं है, तो मैरी वोल्सटॉन्स है।
मैरी वोllstonecraft ये फेमिनिस्ट थिंकर है। ओके, वेरी गुड, जिसने भी डी किया। मिशेल फूको, जैकेस डेरिडा एंड फ्रेडरिक नीत्शे, ये तीनों उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा कहती है कि भाई आज की दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ तक कि आप लोग जो रिज्यूम देते हैं तो आप समझिएगा, जैसे आप हैं, ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर ये मेरा रिज्यूम है, या किसी कंपनी में रिज्यूम देते हैं कि ये मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल है, काम अच्छा करूँगा, है ना, ये सारी चीज़ें आप कहते हैं, लेकिन रियल में वो सच्चाई है नहीं भाई, वो सच्चाई है नहीं। क्या आप कुछ और हैं, आपके कागज कुछ और कह रहे हैं, है ना। ये कहते हैं कि सच्चाई हर किसी के लिए सच्चाई अलग हो जाती है। ओके, जैसे आप कहेंगे पेन है, मैं कहूँ ये एक पेंसिल की डंडी है, वो सॉरी प्लास्टिक की एक डंडी है जिससे लिखा जाता है ना। तो हो सकता है आपके कल्चर में कुछ और कहा जाए, हमारे कल्चर में कुछ और। तो ये आधुनिक दुनिया है, इसमें हर चीज़ को अलग अलग कहा जाए, है ना। ओके, कोई बात नहीं। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिएगा हर धर्म के अनुसार उनका पवित्र ग्रंथ का नाम अलग है। जैसे हमारा मान लीजिए महाभारत है ना, कई ग्रंथ हैं, रामायण है, वेद है, और कई अन्य धर्मों में वही बाइबल है, कुरान है। तो हर किसी के धर्म में पवित्र ग्रंथ है, अगर देखा जाए है तो सभी का पवित्र ग्रंथ, लेकिन क्या है, नाम अलग अलग, राइट। तो ये आधुनिक मॉडर्न है। ओके, ओके, ओके करिश्मा, कोई बात नहीं, यहाँ गलती हो रही कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलती ना हो। ओके, आगे आते हैं। जैकेट डेरिडा ने अपने काम को डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा को रेखांकित किया। डिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण, तो किस नाम से उन्होंने रेखांकित किया है इसे आपको बताना है। ये आप में से किसी को भी शायद पता ना हो, लेकिन यहाँ हम लोग बताएंगे आपको कि क्या है। ओके, समय समाप्त हो जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि सर एकदम दिमाग खुल जाए ना। तो ऑप्शन ए सही है, ऑन ग्रामेटोलॉजी। इसके बारे में हम आपको फर्स्ट यूनिट का इस टॉपिक की पे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, समाज एक बहुत अच्छी बात कही है। अब ये किस थिंकर ने कहा है, सोशलिज्म समाजवाद के बारे में, तो ये आपको बताना है। समाजवाद के बारे में किसने कहा है कि समाजवाद एक सुंदर शब्द है, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि समाजवाद में समाज के सभी सदस्य समान है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं। ये किसने कहा, चलिए आंसर कीजिए। समाजवाद के बारे में ऐसी बात कौन कह सकता है। करिश्मा, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उतने में तय दीजिए दीजिएगा, और जो भी क्लासेस छूट रही है उन्हें कवर कर लीजिएगा, अभी समय है। ठीक है, तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं, खराब होता है, मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय स्वाभाविक है बीमार होना। मैं भी, मेरी भी तबीयत खराब है, मैं कैसे ले रहा हूँ क्लास ये मुझे भी पता है। मॉर्निंग क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि मॉर्निंग एकदम सुबह उठते हैं, और खांसी थोड़ा बॉडी ही उस हिसाब से नहीं होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को जल्दी से अडॉप्ट तो नहीं कर पाती है बॉडी, क्योंकि सो के उठना। तो मैंने कहा शाम के रखते हैं, तो शाम को थोड़ा आराम है ना, खांसी सुबह बहुत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछिएगा आप। ओके, डीमोटिवेट मत होइएगा, सब होगा ओके, अच्छे होगा। जी, गांधी जी ने ऐसी बात कही कि समाजवाद बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें सभी व्यक्ति समान है, कोई नीचा और कोई ऊंचा नहीं। हाँ करिश्मा, 10 यूनिट पूरे हो गए, पहले यूनिट के 2-3 टॉपिक छूट गए तो उनको हम कवर करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सोशलिज्म।
सोशलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, उनमें से आपको सही से चूज करना है। चलिए सुनिएगा सही आंसर है। ओके ओके करिश्मा सही बात है। बहुत सारा जुकाम है मेरे को। मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। ठीक है। सभी को दिख रहा है कि नहीं? सभी को शो हो रहा है? एक बार थम्स अप दीजिए सभी लोग, क्योंकि यहाँ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये इसका आंसर। ओके ओके कोई बात नहीं, चलिए सबको दिखा। तो ये आपको सोशलिज्म के बारे में बताना है। तो आंसर ऑप्शन सी सही है, पहला दूसरा और चौथा। अब यह एक मेटा विचारधारा है, बिल्कुल सही है। मेटा मतलब एक बहुत, है ना। और समाजवाद पृथक एवं अमूर्त व्यक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। और ये कार्ल कौत्स्की एक हैवियन समाजवादी थे, तो बिल्कुल नहीं थे। हैवियन समाजवाद के कई प्रकार के हमने टाइप ऑफ सोशलिज्म पढ़ाए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक। सिंडिकल बाद समाजवाद की उत्पत्ति फ्रांस में हुई, ये भी मैंने आपको बताया था। ये तीन है। ठीक। क्या? तो अब आप लोगों को देखना है आपका स्कोर कितना हुआ है। ओके। और ईमानदारी से जो भी आपका स्कोर हुआ है उसे आप सत्य मानिएगा, और ये भी मानिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, और कौन कौन से टॉपिक आपके छूट गए हैं, उन्हें पढ़ना है, और किन टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उनको भी पढ़ना है। ओके। थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। ओके करिश्मा, वेरी गुड। 3 क्वेश्चन गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन और रिवीजन करिएगा तो 3 ही आपके सही होंगे। ठीक। नहीं नहीं भाई, मुनिया, क्या 3 सही हुए क्या आपके? ऐसा नहीं। हाँ, मुनिया मुनिया उन्हीं सर हमसे लुट गए, नहीं है ना। तैयारी ओके कोई बात नहीं। चलिए जो भी है आपकी तैयारी, देखिए क्या होता है, अभी नहीं, ये दोनों पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे। ओके। हाँ बकाया करिश्मा नायक, बकाया जो भी हम लोगों ने क्लास की है उनकी सारी पीडीएफ हमने डाल दी है। गुड्डू, कल आप लोग फर्स्ट यूनिट ही पढ़ के आए, सेकेंड यूनिट पढ़िएगा। फर्स्ट यूनिट का रिवीजन कीजिएगा और सेकेंड यूनिट पढ़िएगा। ओके। कल हम लोग करेंगे सेकेंड यूनिट का। ओके। हर एक दिन अलग अलग यूनिट करेंगे, जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन करें। ओके। ओके थैंक यू, बाय, गुड नाइट। आराम से पढ़िएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि दिसंबर में हम लोगों को एग्जाम देना है। राइट। क्लास करिश्मा यही टाइम रखेंगे, ये ज़्यादा बेटर मुझे लगा है ना। गुड्डू, एक एक दिन करेंगे, राइट। अब जो हमने देखिए, आज हमने जो पढ़ाया है, मतलब आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं उनका आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन कब तक करेंगे? 10 दिन तक फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करते रहेंगे, और अगला यूनिट पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उसके 1-2 दिन पहले हमें सारे यूनिट बस देखने होंगे, है ना। इसलिए उस हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। ओके। ओके मोस्ट वेलकम क्लास।
चलते हैं हम लोग, मिलते हैं कल फिर इसी समय शाम को 9। ओके। इसका पीडीएफ कल अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या कह रही हैं जोया? 9 बजे किसकी होती है? मैम की होती है? मैम की होती है क्लास क्या? अच्छा, पेपर 1 की। चलिए देखते हैं, कल हो सकता है मॉर्निंग कर ले, है ना? जैसा भी होगा मैं अभी आपको मैसेज डाल दूंगा। ओके, 8 PM कर लेंगे, कौन सी दिक्कत है भाई, संडे सही, है ना? 10 बजे नहीं, रात में 10 बजे आप लोग तैयार हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रात में 10 बजे मैं कर सकता हूँ, आप लोग तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा लगा भाई। तो रात में ठीक है टाइम, 10 बजे। अब कोई भी परेशानी नहीं है ना? बढ़िया रिवीजन करेंगे दबा के हम लोग। 8 से 9, 8 से 9 तो नहीं हो पाएगा, फिर तो वही रहेगा तुम्हारे 8 से, नहीं तो शाम के 10 से, है ना? ये दो टाइम है हम लोगों के पास। 8 ही ठीक है ना? ओके चलिए, सुबह रहेगी, सुबह 8 से, है ना? ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, वॉच एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके बाय, गुड नाइट।